हिमाचल के नगर निगम का वो चेयरमैन जिसकी नेटवर्थ विजय माल्या से भी ज्यादा थी, एक उद्योगपति का बेटा जो पहले ब्रिगेडियर बना और बाद में कहलाया लिकर किंग ऑफ इंडिया। गांधी नेहरू परिवार से खास रिश्ता, बढ़ता व्यापार और सोलन में संजय गांधी का पॉलिटिकल असाइलम। हिमाचल में बनने वाली इस गोल मटोल बोतल का देश की सियासत से क्या है नाता, बताएंगे हिमाचल, पॉलिटिक्स और ओल्ड मॉन्क के रिश्ते की पूरी कहानी। और साथ में चर्चा इस बात की होगी कि आखिर क्यों और कैसे पूरी दुनिया ही बन गई इस सोलन मेड ब्लैक रम की दीवानी। खासम खास हिमाचल के इस पहले और खास एपिसोड में बात करेंगे देश की सबसे पुरानी रम ओल्ड मॉन्क के बारे में, कि किस तरह सोलन के करोल पर्वत से निकलने वाले पानी से तैयार की गई एक बेहतरीन लिकर जिसका सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में डंका बजा। आज भी रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, मलेशिया और मनीला जैसे 50 देशों में हिमाचल के सोलन में बनी इस खास ब्लैक रम को पसंद किया जाता है। और मार्केट डाउन होने के बावजूद भी एक साल में ओल्ड मॉन्क रम की कई लाख बोतलें बेच दी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज सोलन की जिस फैक्ट्री में ओल्ड मॉन्क को बनाया जाता है वो फैक्ट्री कभी जनरल डायर के पिता एडवर्ड इब्राहिम डायर की संपत्ति हुआ करती थी। सही सुना आपने, हम जलियांवाला बाग मैसेकर वाले जनरल डायर की ही बात कर रहे हैं। ब्रिटिश फौज को सस्ती बियर सप्लाई करने के मकसद से सन 1855 के आसपास एडवर्ड इब्राहिम डायर ने कसौली में डायर मिकिन ब्रूअरी को स्थापित किया था। उस दौर में ये एशिया की पहली ब्रूअरी कंपनी थी। लंदन के क्लाइमेट कंडीशन से मेल खाने के कारण इस ब्रूअरी कंपनी को सोलन में स्थापित किया गया था। जानकार बताते हैं कि सोलन में स्थित करोल पर्वत से निकलने वाले पानी से उस दौर में भी बेहतरीन शराब बना करती थी, इसलिए जनरल डायर के पिता ने इस स्थान को लिकर बनाने के लिए मुफीद पाया और यहाँ पर फैक्ट्री लगवा दी। फैक्ट्री लगने के बाद सोलन में ही भारत की पहली बियर बनाई गई जिसका नाम था लायन। अब पहली बियर कंपनी थी तो बिक्री भी खूब हुई। उस वक्त धड़ल्ले से नाम भी बना और ब्रिटिश सेना के अफसरों से लेकर सिपाहियों तक ने इसका स्वाद चखा। मगर एशिया, भारत और हिमाचल की इस पहली ब्रूअरी कंपनी के दिन तब बदले जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो अपने पीछे ब्रूअरी भी छोड़ गए, मगर अंग्रेजों के जाने से पहले एन मोहन नाम के एक मशहूर उद्योगपति ने इस ब्रूअरी को जनरल डायर के परिवार से खरीद लिया। और हैरान करने वाली बात यह रही कि आजादी के बाद सन 1966 तक इस कंपनी का नाम ही नहीं बदला गया। इस फैक्ट्री और उसके पुराने नाम के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि सन 1960 में जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कसौली से होते हुए शिमला की ओर जा रहे थे तब उन्होंने फैक्ट्री के मालिक द्वारा लाख मिन्नतें किए जाने के बावजूद भी उस शराब फैक्ट्री में कदम नहीं रखा था, क्योंकि फैक्ट्री के नाम में डायर लिखा था। बहरहाल ये नाम उनकी आपत्ति के बाद भी नहीं बदला गया और जब 1964 में पंडित नेहरू का निधन हो गया उसके 2 साल बाद इस फैक्ट्री का नाम बदलकर मोहन मिकिन ब्रूअरीज किया गया। जनरल डायर के परिवार से इस शराब ब्रूअरी को खरीदने वाले उद्योगपति एन मोहन के बारे में एक किस्सा बड़ा मशहूर है। बताया जाता है कि एन मोहन पहले इसी शराब फैक्ट्री में खाली बोतलों की सप्लाई करने का काम किया करते थे और अंत में अंग्रेजों के जाते जाते इस फैक्ट्री के मालिक बन गए। एन मोहन ने इस शराब ब्रूअरी को खरीदने के लिए अपनी पत्नी और मां के गहने गिरवे रखने के अलावा कई सारे लोगों से फंड जुटाकर इस फैक्ट्री को खरीदा था। फर्श से सफर शुरू करके अर्श तक पहुंचने वाले उद्योगपति एन मोहन के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम वेद मोहन और छोटे बेटे का नाम कपिल मोहन था। ऐसे में पहले उद्योगपति पिता ने शराब ब्रूअरी को संभालने का काम अपने बड़े बेटे वेद मोहन को दिया, मगर बाद में जब वेद मोहन की मौत हो गई तो फैक्ट्री की सारी जिम्मेदारी कपिल मोहन के कंधों पर आ गई, जिन्होंने इस कंपनी को ऐसे मुकाम पर पहुंचाया कि दुनिया ओल्ड मॉन्क की सफलता देख दंग रह गई। कपिल मोहन अपने आप में ही काफी साहसिक व्यक्ति थे। इतने बड़े औद्योगिक घराने में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने आर्मी ज्वाइन की और प्रतिष्ठित ब्रिगेडियर के पद से रिटायर हुए। उनकी सेवाओं को देखते हुए भारतीय सेना ने उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया था। रिटायरमेंट के बाद कपिल मोहन ने शराब ब्रूअरी को भी संभाला और सोलन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भी बने। उनके बारे में कहा जाता है कि वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सोलन शहर के विकास का खाका तैयार किया और ये उनकी इसी सोच का ही नतीजा था कि सोलन से करीब 15 किलोमीटर दूर हरत में मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क की स्थापना की गई। कपिल मोहन के परिवार से खास लगाव होने के कारण
तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खुद इस हेरिटेज पार्क का शिलान्यास करने सोलन आए हुए थे। खैर, कपिल मोहन और सोलन के रिश्ते की बात आगे करेंगे। अभी बात कर लेते हैं अपनी इस कहानी के मुख्य किरदार ओल्ड मोंक के बारे में। तो फिर कपिल मोहन के पिता ने जो फैक्ट्री खरीदी थी, वो फैक्ट्री तो बियर की थी। तो यहाँ पहली बार ओल्ड मोंक को कब बनाया गया, इस बारे में 3 तरह के दावे किए जाते हैं। पहला दावा ये कहता है कि ओल्ड मोंक को 1960 में लॉन्च किया गया था, लेकिन 1973 में अपने बड़ी भाई के निधन के बाद जब कपिल मोहन ने कंपनी संभाली तो इसे नई पहचान मिली। दूसरे दावे के अनुसार ये कहा जाता है कि कपिल मोहन के बड़े भाई 50 के दशक में यूरोप के टूर पर गए थे, जहां उन्हें बेनेडिक्टिन भिक्षु मिले। कहा जाता है कि उन्हीं भिक्षुओं से प्रेरणा लेकर वेद मोहन ने इस रम को बनाया था। भिक्षुओं की प्रेरणा के चलते ही उन्होंने इसका नाम ओल्ड मोंक रखा और 1954 में ही इसे लॉन्च किया गया। अब 2 दावे सुन लिए हो तो तीसरा दावा सुनिए। इस दावे के अनुसार डायर मिकन ब्रूअरी में अंग्रेजों के द्वारा ही साल 1935 में इस रम को बनाया जाने लगा था, मगर पहले इसका नाम डायर मिकन ट्रिपल एक्स रम था और बाद में भिक्षुओं से प्रेरणा मिलने के बाद वेद मोहन ने इसका नाम ओल्ड मोंक रख दिया। खैर, कुल मिलाकर कहें, एन मोहन के बड़े बेटे वेद मोहन को ही ओल्ड मोंक का जनक माना जाता है। लेकिन ओल्ड मोंक बन गई, नाम बन गया, ब्रांड बन गया और शराब बिकने लगी। मगर इस शराब कंपनी के दिन कब और कैसे बदले, इसकी भी कहानी अपने आप में काफी दिलचस्प है, क्योंकि यहीं से शुरू होता है शराब ब्रूअरी के मालिक कपिल मोहन और गांधी नेहरू परिवार के बीच घनिष्ठ रिश्ते का किस्सा। पुराने दस्तावेज बताते हैं कि कपिल मोहन और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच काफी पारिवारिक से संबंध थे। इस बारे में बताते हुए पत्रकार नीरजा चौधरी अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में लिखती हैं कि आपातकाल के दौरान आरएसएस के कई सारे नेता शराब ब्रूअरी के मालिक कपिल मोहन के जरिए संजय और इंदिरा गांधी से संपर्क किया करते थे। इसके अलावा कपिल मोहन के भतीजे अनिल बाली भी गांधी नेहरू परिवार के खासम खास लोगों में गिने जाते थे। अपनी इसी किताब में द इंडियन एक्सप्रेस की कंट्रीब्यूटिंग एडिटर नीरजा चौधरी बताती हैं कि पहले आपातकाल और फिर चुनाव में हार मिलने के बाद इंदिरा गांधी को अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता सताने लगी थी। खासकर उन्हें अपने छोटे बेटे संजय गांधी की अधिक चिंता थी, क्योंकि संजय ने आपातकाल के दौरान एक तरह के विलन का रोल निभाया था। ऐसे में जब मोहन मैकिन इंडस्ट्रीज के मालिक कपिल मोहन ने उन्हें दिल्ली से दूर भेजने की सलाह दी तो इंदिरा फौरन राजी हो गईं और जून 1977 में इंदिरा गांधी ने कपिल मोहन की सलाह मानकर संजय गांधी को लोगों की नजरों से दूर हिमाचल प्रदेश के सोलन में मोहन मैकिन कंपनी के गेस्ट हाउस में भेजने का फैसला ले लिया। संजय गांधी के साथ कपिल मोहन के भतीजे अनिल बाली भी सोलन गए। यहाँ शाकाहारी खान पान पसंद करने वाले 31 साल के संजय गांधी के लिए खास तौर से मशरूम, तमाम तरह की सब्जियां, फल और दूध की व्यवस्था की गई। कभी कभार वो कोई किताब उठा लिया करते थे या पियानो बजाने का प्रयास किया करते थे, लेकिन शराब फैक्ट्री के पास रहकर उनका मन नहीं लगता था। ऐसे में संजय गांधी कभी कभार सोलन के गेस्ट हाउस से बाहर वॉक करने के लिए निकल जाया करते थे, लेकिन जब वो बाहर जाने लगते तो अनिल बाली उन्हें मंकी कैप पहना दिया करते थे ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। किसी तरह सोलन की शराब फैक्ट्री में 16 दिन का राजनीतिक वनवास काटने के बाद जब संजय गांधी का सब्र जवाब दे गया तो उन्होंने वापस दिल्ली लौटने का फैसला किया। इसके बाद संजय गांधी ने खुद अपनी कार को स्टार्ट किया और दिल्ली की तरफ कूच कर गए, मगर रास्ते में कालका के पास संजय गांधी की कार अचानक से बंद पड़ गई। तो उनके कार से बाहर आने पर लोगों ने संजय गांधी को पहचान लिया और आसपास भीड़ इकट्ठा होने लगी। संजय गांधी को लोगों की भीड़ से बचाने के लिए अनिल बाली इसी किताब में बताते हैं कि लोग संजय गांधी को मारने के लिए तैयार हो गए थे। मैंने किसी तरह संजय को वहां से खींचकर अपनी कार में बैठाया और तेजी से आगे निकल गया। इसके अलावा भी आपको गांधी नेहरू परिवार और मोहन मैकिन घराने से जुड़े कई सारे किस्से अलग अलग किताबों में पढ़ने को मिल जाएंगे। खैर, पूरी बात का कुल जमा ये हुआ कि नेहरू गांधी परिवार पर मैकिन इंडस्ट्रीज के मालिक कपिल मोहन और उनके परिवार के कई सारे एहसान थे, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो उद्योगपति कपिल मोहन ने गांधी परिवार की कई दफा मदद की थी और उनके काम आए थे। अब देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने से इतने घनिष्ठ संबंधों का कपिल मोहन को काफी फायदा भी हुआ।
सरकार में अपनी पहुंच और औद्योगिक लिंक्स के जरिए उद्योगपति कपिल मोहन ने एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार कर लिया था कि उन्हें कभी भी अपनी शराब और ब्रांड का प्रचार नहीं करना पड़ा। शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए उन्होंने सिर्फ एक तकनीक अपनाई और वो थी बाजार में हर जगह मौजूद रहना। यानी आप किसी भी शराब की दुकान पर चले जाइए, वहां पर आपको ओल्ड मॉन्क मिलेगी ही मिलेगी। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, अपने अनोखे बिजनेस मॉडल और बेजोड़ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के दम पर कपिल मोहन ने न सिर्फ ओल्ड मॉन्क को भारत के अलावा देश विदेश तक पहुंचाया, बल्कि उन्होंने सोलन नंबर 1 और गोल्डन ईगल जैसे ब्रांड्स को भी खड़ा कर अपना एक पूरा बिजनेस एम्पायर बना डाला। ओल्ड मॉन्क रम की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसी रम के दम पर कपिल मोहन ने लिकर किंग कहे जाने वाले विजय माल्या को पछाड़कर लिकर किंग ऑफ इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया था। ओल्ड मॉन्क के बारे में एक और बात काफी मशहूर है। कहा जाता है कि ओल्ड मॉन्क इकलौती ऐसी शराब है जिसे शराब की दुकान पर ही ब्लैक में बेचा जाता था। दरअसल अधिक डिमांड होने के कारण कई सारे शराब दुकानदार ओल्ड मॉन्क का स्टॉक होल्ड कर लिया करते थे और फिर ग्राहकों द्वारा मांग किए जाने पर उन्हें अधिकतम दामों पर ब्लैक में बेचा करते थे। आप अपनी शराब का विज्ञापन क्यों नहीं करते? ये सवाल किए जाने पर कपिल मोहन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं कभी भी इसका विज्ञापन नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि लोग इसे पिएं और बताएं ये कैसी है और यही इसका विज्ञापन होगा। दरअसल खुद कभी भी शराब ना पीने वाले कपिल मोहन ये बात समझ चुके थे कि अगर एक बार किसी ने भी ओल्ड मॉन्क का स्वाद चख लिया तो वो इससे कम पर कभी राजी नहीं होगा। आज भी ओल्ड मॉन्क के कई दीवाने तो इसे रेगुलर यूज मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। सन 2000 ओल्ड मॉन्क दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाली डार्क रम रही, लेकिन इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कपिल मोहन को कुछ झटके भी लगे। उनकी कंपनी और परिवार को तब तगड़ा झटका लगा जब उनके भाई वेद मोहन के बेटे यानी कपिल मोहन के भतीजे ने परिवार से अलग होते हुए कंपनी की लखनऊ स्थित फैसिलिटी पोंटी चड्ढा को बेच दी। इसके बाद ओल्ड मॉन्क की सेल में गिरावट दर्ज होने लगी, लेकिन फिर भी ये लोगों का पसंदीदा ब्रांड बनी रही। इस दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब ये अफवाह उड़ी कि अब ये ब्रांड बाजार में नहीं आएगी। इसके बाद कपिल मोहन ने साफ कर दिया कि ये ब्रांड उनके बीच बनी रहेगी। कपिल मोहन को याद करते हुए सोलन नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष कुल राकेश पंत अपने एक बयान में बताते हैं कि कपिल मोहन बिजनेस के अलावा धार्मिक अनुष्ठान और जागरण में काफी रुचि रखते थे। प्रसिद्ध ठोडो मैदान में होने वाले जागरण को पुराने लोग आज भी याद करते हैं, जहां कपिल मोहन पूरी रात भजन गाया करते थे। इसके अलावा खेलों को प्रमोट करने में भी उनकी काफी रुचि थी। ठोडो मैदान में हर वर्ष वो मोहन मिकिन फुटबॉल प्रतियोगिता करवाते थे, जिसमें देश भर के स्टार फुटबॉलर वहां खेलने आया करते थे। इतना ही नहीं, सोलन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रहते हुए वो शहर में समय समय पर सफाई अभियान भी चलाया करते थे और सोलन को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभारना चाहते थे। इसी के चलते उन्होंने सोलन के हरट में मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क बनवाया, जहां आज भी लोग देश के कोने कोने से भारतीय संस्कृति और विरासत की पहचानों को देखने के लिए आते हैं। यहाँ सारे हिंदू देवी देवताओं, ऋषियों, मुनियों, अप्सराओं, किन्नर, गंधर्वों के दर्शन एक छत के नीचे किए जा सकते हैं। ये हेरिटेज पार्क पूरे देश में अपनी अद्भुत निर्माण शैली और पत्थरों में उकेरी गई देव प्रतिमाओं के लिए विख्यात हैं। सेना में विशिष्ट सेवा मेडल लेने वाले कपिल मोहन को व्यापार के क्षेत्र में मिली उपलब्धियों और सामाजिक सरोकारों से जुड़े उनके कामों के चलते भारत सरकार ने साल 2010 में देश के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से नवाजा था। बहरहाल 6 जनवरी 2018 को लिकर किंग ब्रिगेडियर कपिल मोहन 88 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण इस दुनिया को अलविदा कह गए और अपने पीछे छोड़ गए ओल्ड मॉन्क की वो लेगेसी जिसने न सिर्फ भारतवासियों के दिलों पर राज किया, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी एक ऐसा ब्रांड बनाया जो स्वदेशी भी था और नंबर 1 भी। तो फिर हिमाचल, ओल्ड मॉन्क और राजनीति की ये कॉकटेल आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। नमस्कार।